अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में बेसिकली हम एटम के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी देखेंगे, इनकी लिमिटेशंस देखेंगे और ये देखेंगे कि किसने क्या डिस्क्राइब किया कि एटम किस तरह से फॉल कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कि जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साउंड में शेल्स होते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 8 या 10। अब हम एक और बात जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो न्यूक्लियस के पास शेल होता है उसे इनर मोस्ट कहते हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी होती हैं, ऐसे हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था। सो हम लोग इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि जो नेचर होती है मैटर की, नेचर ऑफ मैटर को हमने 3rd चैप्टर के लास्ट में पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं। एटम इज़ द बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी हम लोग जो एटम है कि हम लोग वो पार्टिकल है जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्कवर किए गए। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सारे आए। इन्हें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कवर भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, इन्हें हम कैथोड रेस भी कहते हैं। अब क्यों कैथोड रेस कहते हैं ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसकी रीज़न। हमने क्या लिया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब क्योंकि हम लोगों ने डिस्कवरी कर रहे थे, डिस्कवरी में ऑब्वियसली कोई ना कोई हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ होना है। तो क्या किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। एक साइड पे कैथोड है, दूसरी साइड पे एनोड है, दोनों साइड पे प्लेट्स लगी हैं, ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई है। गैस का जो प्रेशर है वो डिज़ायर रखा गया, जितना रखना है उतना उसको मेंटेन किया गया। अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड, इन्हें हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। इन जब भी इस प्रेशर को ये ट्यूब के साथ अटैच है, क्या किया जाएगा, हाई वोल्टेज बैटरी को जो हमारे पास बैटरीज है उनको स्टार्ट किया जाएगा। तो क्या होगा, कैथोड से रेज निकलेंगी एनोड की तरफ। जो हमारे पास वोल्टेज है वो डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है। अगर लेंथ ट्यूब की ज़्यादा है तो हाई वोल्टेज होना चाहिए, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब कम है तो हमारे पास वोल्टेज कम होगा। और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, जितना प्रेशर होगा उस लिहाज से वोल्टेज हम लोग सेट करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक वैक्यूम पंप भी इस ट्यूब के साथ अटैच करेंगे सो दैट कि हमारे पास जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी भी पॉइंट पे जाके एट लो प्रेशर, लो वैल्यू ऑफ प्रेशर हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकें। इस तरह से क्या होगा, पूरा एक सेट बन गया वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हमने वैक्यूम पंप लगाया। उसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स रखे, इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया कि हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि करंट फ्लो नहीं कर सकता जब तक कि जो हम किसी भी गैस में जब तक कि जो ऑर्डिनरी प्रेशर है वो सेट ना कर दिया जाए। बेशक जो हमारा वोल्टेज है उसको जितना मर्जी हाई कर दिया जाए, 5000 वोल्ट कर दें, 2000, 10,000, 7000, तो जब तक हमारा जो ऑर्डिनरी प्रेशर विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर वो कम नहीं हो जाएगा, किसी भी गैस का जो उसका प्रेशर होता है, तो तब तक जो वोल्ट्स हैं, जितनी भी हाई वोल्टेज बैटरी है वो ऑपरेट नहीं की जा सकती, वो उसमें कोई उसका ऑपरेशन नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसको कम कर देते हैं और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं 5000 टू 10,000 वोल्ट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गैस प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ग्लो। वो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास गैस होगी वो ग्लो प्रोड्यूस करेगी, और जब जो प्रेशर है इससे भी ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, 0.01 टॉर कर दिया जाएगा, तो हमारा जो ओरिजिनल ग्लो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इससे ये पता चला कि जो हमारा
प्रेशर है वो सर्टेन होना चाहिए, एक उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। इससे अगर हाई करेंगे तब भी हमारी वोल्टेज अप्लाई नहीं हो सकता, और अगर इसे कम करेंगे तब भी ग्लो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसे ज़्यादा करेंगे तब वोल्टेज भी वर्क नहीं करेंगे, हाई वोल्टेज का भी कोई काम नहीं होगा, अमल दखल नहीं होगा। लेकिन अगर इसे कम करेंगे तो हमारे पास जो ग्लो प्रोड्यूस होना है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ग्लो प्रोड्यूस नहीं होगा। जो सम रेज होती हैं वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं ग्लास बॉल के ऊपर, और ये ग्लास बॉल में क्या थी, ऑपोजिट टू दी कैथोड रे। मतलब कि जब हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की गई तो हमारे पास क्या हुआ, कैथोड से रेज एनोड की तरफ निकली, और कुछ जो थी जो एनोड के पीछे हमारे पास ग्लास है उसके ऊपर स्ट्राइक किया और ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो हम कहते हैं ये जो रेज होती हैं इन्हें कैथोड रेज कहा जाता है। ये कैथोड रेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है और वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो कलर ऑफ द ग्लो और जो फ्लोरेसीन होता है जो कि वॉल पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो ग्लास ट्यूब और डिपेंड कर रहा होता है कि जो ग्लास की कंपोजिशन है। सो ये हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कैथोड रेज भी कहते हैं, कि इसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसको वैक्यूम पम्प के साथ कनेक्ट किया था, देन उसको हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हमने लिए थे उसको कनेक्ट किया, उसके अंदर गैस फिल की, और गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह के हैं या हमारे पास किस तरह का वोल्टेज लगने और प्रेशर कितना होना चाहिए उस चीज़ का। देन हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव रेज इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव करेक्टर के होते हैं इसलिए हमें इनको पॉजिटिव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर होते हैं इसलिए उन्हें कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती हैं। अब जो प्रोटॉन था वो किसने डिस्कवर किया, 1888 में जर्मन फिजिस्ट थे ई गोल्डस्टेन, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड लिया जो कि एक्सट्रीमली फाइन होल्स वाला था, परफोरेटेड था। उसके बाद उसके एनोड और कैथोड दोनों पे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इसका मतलब है कि उसको किसी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। जैसे ही बैटरी को ऑन किया गया, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस आया इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो क्या हुआ कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, रेज निकले और एनोड की तरफ जाना शुरू होगी। लेकिन ये नोट किया गया कि कुछ रेज हैं जो कि कैथोड की परफोरेटेड प्लेट्स में से गुजर रही हैं, मूव कर रही हैं और ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं कैथोड की बैक साइड पे, यानी एनोड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये कौन सी हमारे पास रेज थी जो कि कैथोड के अंदर से पास हो रही थी और ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी ऑपोजिट टू दी एनोड। इन्हें बाद में नाम दिया गया कि ये हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं, क्योंकि ये एनोड से निकल रही हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। हमने इससे पहले बात की थी कि हमारे पास किनार रेज होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से निकलती है एनोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव होती हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। लेकिन हमने बात की यहाँ पर कि कुछ ऐसी रेज थी जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही थी और परफोरेशन से निकल के वो ग्लो प्रोड्यूस कर दी थी ऑन द ग्लास ऑफ द कैथोड। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट थी एनोड के। सो इन्होंने बाद में हम जो था साइंटिस्ट ने किनार रेस का नेम दिया, क्योंकि ये कैथोड की किनार रेस से, कैथोड की परफोरेशन से निकल के ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी। इन रेस को पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही थी। अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसे हमने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया सो दैट कि हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर सकें। एक साइड पे एनोड है, दूसरी साइड पे कैथोड है। कैथोड हमने परफोरेटेड लिया है कि इसमें होल्स हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दिख रही है, ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर है तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रेज जा रही हैं। लेकिन कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कि एरो हेड से भी शो हो रहा है कि वो कैथोड प्लेट की तरफ जा रही हैं, और कैथोड प्लेट में से जो परफोरेशन है उसमें से पास होकर ये बैक साइड पे जो कैथोड के बैक साइड पे जो ग्लास है वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं।
सो क्योंकि ये कैथोड की परफोरेशन से पास हो रही है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये कनार रेज हैं और ये पॉजिटिव करेक्टर शो करती हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ये पॉजिटिव रेज हैं। और इसी तरह से इनको बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और ये किसने किया था, जर्मन फिजिसिस्ट ने, ई गोल्डस्टेन इन 1866 में। अब रीज़न क्या थी प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज की, रीज़न ये थी कि जैसे ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया बिटवीन टू पोल्स तो नेगेटिव रेज निकली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, गैस के एटम थे, उनको नॉक करती हैं कैथोड रेज और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मूव करवा लेती हैं टूवर्ड एनोड। और जो पॉजिटिव रेज जो कि पीछे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट था, वो प्रोटॉन क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी और उसकी जो परफोरेशन है उससे पास होके वो ग्लो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये रीज़न थी कि जिस वजह से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई। तो हम कहते हैं कि जो एटम है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। और ये तब पता चला कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ी और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया और अपने साथ टूवर्ड एनोड मूव करवाना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारे पास यहाँ इक्वेशन है एम और ई इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज एक मॉलिक्यूल, एम हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई जो है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे के। तो ये कैथोड रे के जब जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इससे साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नॉकआउट कर लेंगे। और जो हमारी एरो के बाद प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है कि कैटाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एनोड की तरफ जाएंगे और ये जो कैटाइन है ये कैथोड की तरफ जाएंगे और इन्हें हम कहते हैं ये पॉजिटिव रेज हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द ई बाय एम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इन 1897 जे थॉमसन जो थे उन्होंने डिवाइस इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जिसमें हम मेजर कर सकते हैं ई बाय एम वैल्यू को इलेक्ट्रॉन्स की। सो क्या किया गया, ऑपरेटर्स लिया गया जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब प्रेजेंट थी, डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और कैथोड रेज को अलाउ किया गया कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास हो सके। ये दोनों फील्ड को जब दोनों फील्ड ऑफ थी तो क्या हुआ, कैथोड की बीम जो है वो मूव कर रही है और मूव करके बिल्कुल सीधे एक पैरेलल डायरेक्शन में P1 पे जाके स्ट्राइक कर रही है। अब क्या किया गया, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है एज यू सीन योर फिगर नंबर 5.7 पे। तो हम क्या करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, एक साइड पे कैथोड है, दूसरी साइड पे एनोड लगाया गया, उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। अब क्या होगा, कैथोड से कैथोड रेज निकली। कैथोड रेज अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एब्सेंट है तो क्या होगा कि वो सीधी पास हो जाएंगी और पॉइंट P1 जो कि हमने ग्लास लिया है जिसपे या हम इसे कहते हैं ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसपे ग्लो प्रोड्यूस होता है जब जो गैस के मॉलिक्यूल्स या किनार रेज हैं, सॉरी कैथोड रेज हैं, वो जाके स्ट्राइक करती हैं। सो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं सो दैट ये बीम ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट होगी और पॉइंट P1 पे जाके स्ट्राइक करेगी, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू दी ट्यूब तो क्या होगा कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो इमिट होंगी और वो जब मैग्नेटिक फील्ड के पास आएंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपर साइड पे और P2 पे ये जाके स्ट्राइक करेंगी। तो ये हमारे पास है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो किनार रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होगी, अपनी जो लाइन थी अपनी स्ट्रेट लाइन से वो डिफ्लेक्ट हो गई और P2 पे जाके वो स्ट्राइक करेंगी और ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद क्या होगा, देन हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे पैरेलल टू दी डिस्चार्ज ट्यूब। तो क्या होगा, जैसे ही कैथोड रेज निकलेंगी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए गया है वहाँ से वो देन लोअर साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इससे ये होगा कि हम कहते हैं ये डिफ्लेक्शन है ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड और ये पॉइंट P3 है। सो इलेक्ट्रिक और कैथोड रेज
पे इफ़ेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के, ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं उसकी स्ट्रेट लाइन को, जिस लाइन में वो मूव कर रही होती हैं वो अपने पाथ से उसको हटा देती हैं। अगर दोनों ही ऑफ होंगी तो ये जो कैनाल रेज हैं, कैथोड रेज हैं, जिन्हें हम नेगेटिव रेज या इलेक्ट्रॉन्स की बीम भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो P2 और P3 रिस्पेक्टिवली होगा, क्योंकि जैसे ही अप्लाई किया इफ़ेक्ट हुआ। अगर हम परपेंडिकुलर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेंगी और इनका जो पॉइंट होगा वो हमारे पास P3 होगा। और अगर हम लोग पैरेलल बात करें तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी हमारे P2 की तरफ। तो इस तरह से ग्लो प्रोड्यूस होगा और हमें E/m वैल्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को देखें तो दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग E/m वैल्यू मतलब कि E फॉर चार्ज एंड M फॉर मैस, चार्ज टू मैस रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। और जब इसको कंपेयर किया गया और देखा गया तो ये हमारे पास 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg थी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मैस रेशो थी। इट्स मीन कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है। सो अगर हम दोबारा से इसका ओवरव्यू लें तो हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, इसके जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया विद हाई वोल्टेज ऑफ बैटरीज के साथ। गैस सम सॉर्ट ऑफ उसमें ऐड की गई और वैक्यूम देन क्या किया गया, हमारे पास जब उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी अप्लाई की गई। तो अब भी फर्स्ट टाइम में दोनों फील्ड्स ऑफ थी। देन क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब दोनों फील्ड्स ऑफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ थी, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो जो कैथोड से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलनी थी वो कैथोड से निकली है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाके एट पॉइंट P1 पे स्ट्राइक किया और ग्लो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करवाया गया परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द पेपर, तो क्या हुआ कि जो गैस थी या हम लोग कहते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो डिफ्लेक्ट हो गई है टूवर्ड P2 और ये हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है और ग्लो जो प्रोड्यूस होगा वो P2 पे होगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। और जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सीधी जाके पॉइंट P3 पे जाके डिफ्लेक्ट होगी। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, क्योंकि हमने इसको पैरेलल की है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो उस तरफ को अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है और डिफ्लेक्शन शो होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब भी इफेक्ट होता है और तब भी क्या होता है, हमारे पास ये उस तरफ को डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है एट P1, P2, P3 रिस्पेक्टिवली। जब हम लोग कोई चार्ज नहीं शो कर रहे होते, कोई फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे होते, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं और जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं। सो जब इनको कंपेयर किया गया, जे थॉमसन ने कंपेयर किया तो उसने कहा कि दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उनसे हम लोग E/m की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस गैस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो फील्ड अप्लाई की थी वो कैथोड के लिए की थी। कैथोड रेस हम इलेक्ट्रॉन बीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड आउट कर सकते हैं, E फॉर चार्ज एंड M फॉर मैस रेशो। और हमें हमारे पास ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg होता है और जो मेजरमेंट होती है वो 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है। सो जे थॉमसन ने ये फाइंड आउट किया। सो आज के टॉपिक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, देन हमने चार्ज टू मैस रेशो बताई कि चार्ज टू मैस रेशो क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में भी पढ़ा।
नेक्स्ट जो हमारा है, इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक और रेस भी होती हैं जो इन बिटवीन होती हैं, जो मूव कर रही होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक में लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स है। हम न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा का सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ न्यूट्रॉन्स एंड हाउ न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड, और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।